Hello friends, welcome. In this video we'll talk about environment and natural resources. ये चैप्टर फोकस करता है ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनको टेकअप किया जाता है। तो सीधा बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की जो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर हमने बात की अभी तक वॉर्स ट्रीटीज़, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ पावर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो अब हम इसमें बात करते हैं कुछ और इश्यूज़ की, और अब ये डिसाइड करना है कि क्या वो हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्स आपकी बुक में दिए हैं कि दुनिया भर में जो कल्टिवेबल एरिया है वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है ना। वो तो एक्सपैंड कैसे करेगा। एंड जो उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो फर्टिलिटी जो है अपना लूज़ कर रहा है, राइट। ओवर ग्रीजिंग है, फिशरीज जो है वो ओवर हार्वेस्टेड हैं, वाटर जो बॉडीज़ हैं वो डिप्लीट हो रही हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, एंड फूड जो प्रोडक्शन है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। देन अगर हम वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि 1.2 बिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे हैं जिनका एक्सेस सेफ वाटर के लिए नहीं है, एंड 2.6 मिलियन बिलियन इस तरह ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं स्पेसिफिकली बच्चों की। अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें तो जो हमारे इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करते हैं, मॉडरेट करते हैं वाटर सप्लाईज को, और दुनिया की इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, उनको कट डाउन किया जा रहा है। इस वजह से लोग डिस्प्लेस भी हो रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को हम लूज़ करते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देयर इज़ ऑल्सो अ स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। हमारी ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो रही है ना, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। अब रिसेंटली ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो दुनिया भर में हुआ है उसकी वजह से थोड़ा रिपेयर उसका हुआ है, राइट। एंड अलॉन्ग विद इट जो कोस्टल पोल्यूशन है वो पोल्यूशन है जो बढ़ता जा रहा है ना। और जो ओपन सी है वो रिलेटिवली अभी क्लीन है, लेकिन कोस्टल वाटर जो है वो बुरी तरह से पोल्यूट हो चुके हैं। तो अब बात यह कि हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और पॉलिटिक्स में इन टॉपिक्स का क्या लेना देना है, क्योंकि जनरली ये जो टॉपिक है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अ, जब तक गवर्नमेंट्स कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं उठाएंगे तो हम इन इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकते। मोरोवर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोऑपरेशन चाहिए। कोई भी नेशन अकेले इन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकता, और दुनिया भर के देशों को मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसलिए वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इशू आपके जो भी हैं इसमें, जैसे इन्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एक और तरह से पॉलिटिकल भी हैं। और वो और दूसरा एक तरह जिसको हम पॉलिटिकल कह सकते हैं वो क्या है कि अभी तक जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसने की है। अब उसकी प्राइस कौन पे करेगा, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन जो लेना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु गेट टू यूज़ हाउ मच नेचुरल रिसोर्सेज, एंड ऑल दीज रेज द इशू ऑफ हु व्हील्स हाउ मच पावर। और इसके साथ ये भी है कि किसके पास कितनी ताकत है। जिसके पास ज़्यादा ताकत है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना। सो दे आर वेरी वेरी डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ऑल्दो अगर हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो ये काफ़ी इनकी पुरानी हिस्ट्री है, और ये एफर्ट जो है 1960 से शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप हम कह सकते हैं 70s में था। दैट वाज क्लब ऑफ रोम ने, जो कि एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1972 में जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और उसमें ये सब डिटेल्स हाईलाइट की गई थी इस रिपोर्ट में कि जो दुनिया भर में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको UNEP हम कहते हैं, ये भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और
इस तरह के एफर्ट्स करना शुरू कर दिया इसने, जिसकी लोगों में दुनिया भर में अवेयरनेस आए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर। तब से इन्वायरमेंट हैज़ इमर्ज्ड अ सिग्निफिकेंट इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये कह सकते हैं 60s से एफर्ट्स जो है वो इसके शुरू थे, और तब से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बनना शुरू हो गया। अब जो इन्वायरमेंटल इशू का ऊपर जो हमारा ग्रोइंग फोकस है within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil. सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप जो था इसमें, और सबसे बड़ा स्टेप आप कह सकते हो, वो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट का, जो कि एक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक समिट हुई थी 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना। जो लोग आगे सिविल सर्विसेज ऐसा कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो है ये आप कह सकते हो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो यूनाइटेड नेशन ने लिया, जिसको रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक समिट थी, अर्थ समिट इसको भी कहा जाता है और रियो समिट भी कहा जाता है, जो 1992 में हुई, इसमें लिया गया। अच्छा, अब इसमें ऑलमोस्ट 170 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड और हज़ारों एनजीओज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने पार्टिसिपेट किया। और फिर इसके बाद 5 साल बाद 1987 में एक ब्रटलैंड रिपोर्ट भी आई। इसमें इसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। इसने वार्न किया दैट जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है ग्रोथ का वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म में जो है वो इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, especially in view of the demands of the South for further industrial development। क्योंकि जो हमारी साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, हमने बात की थी किसी वीडियो में अभी पिछले, कि साउथ इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉर्थ एज द अंडर डेवलप्ड। तो साउथ की जो हमारी जो डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, सॉरी डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो what was obvious at the Rio summit was that the rich and the developed countries of the first world, generally referred to as the global north, were pursuing a different environmental agenda than the poor and the developing countries of the third world। अब इसमें देखने वाली बात क्या थी इस रियो डी जेनेरो में, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसको कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप बोलते हैं और इसको हम ग्लोबल नॉर्थ भी बोलते हैं, they were pursuing a different environmental agenda। उनका जो environment को लेकर एजेंडा था वो different था from the third world countries। रीज़न, जो third world countries हैं, northern states were concerned with ozone depletion and global warming। The southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management। अब नॉर्थ की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको तो सबको ये लग रहा है और समझ में आ रहा है कि जी ठीक है, दुनिया भर में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया है और ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ये बात सही है। लेकिन जो साउथ का जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका कंसर्न क्या था कि उनको अपनी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बीच में। दोनों का बैलेंस चाहिए उनको, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज इनको बोलते हैं, वो अपना डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, डेवलपमेंट भी करनी है और एनवायरनमेंट को भी बचाना है। सो द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। तो रियो डी जेनेरो में ये जो अर्थ समिट थी, इसमें एक सारे इन्वायरमेंट के जो भी इश्यूज थे, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्रीज को लेकर एक एजेंडा तैयार किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। बट इट वाज लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड कंसिडरेबल डिफरेंस एंड डिफिकल्टीज। अनरिजॉल्व रहा क्योंकि जो इनमें कई डिफरेंसेस थे। There was a consensus on combining economic growth and ecological responsibility. This approach to development is known as sustainable development। दोनों ये बात समझ में आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसका मतलब यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस दोनों बना रहे, और इसी का नाम हम जो है जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस हैज टू बी अचीव। अब प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि इसको अचीव कैसे करना है, बिकॉज
Some of the critics have pointed out that Agenda 20 was biased in favor of the economic growth rather than ensuring ecological conservation. क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये कहा कि जो एजेंडा 21 है ये बाइस्ड है. क्यों? इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. मतलब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा फोकस किया गया है और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को कम. आगे हम देखते हैं वो कैसे हुआ है. ठीक है, ये कैसे ये क्रिटिसिज्म क्यों आया, ये क्रिटिसिज्म. देखिए, अब सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव था रियो डी जेनेरो के बाद प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. तो ये ग्लोबल कॉमन्स क्या है? पहले तो देखिए, कॉमन हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिसकी ओनरशिप जो होती है वो कम्युनिटी के पास होती है, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होती है. जैसे कि आप बोल सकते हो एक कॉमन रूम जो हॉस्टल्स में होते हैं, या कम्युनिटी सेंटर, पार्क, ये जो है ये परफेक्ट एग्जांपल है कॉमन प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसकी कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती. दैट ओनरशिप बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एट लार्ज. अब इसी तरह से दुनिया भर में ऐसे कई रीजन्स भी हैं जिनकी जो किसी कंट्री की सॉवरन टेरिटरी में फॉल इन नहीं करते, वो किसी जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉल इन करते. ठीक है, और देयरफॉर रिक्वायर्स कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज. इसलिए हमको चाहिए कि हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कॉमनली इसको गवर्न करे. इनको हम रेस कम्युनिस, ह्यूमैनिटेटिस और ग्लोबल कॉमन्स भी कहते हैं, है ना. ग्लोबल कॉमन्स समझ लीजिए आप, ये जरा बड़ा मुश्किल वर्ड है, इसको आप छोड़ दें. तो दीज इंक्लूड, अभी क्या क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ओशन फ्लोर्स हो गए, आउटर स्पेस हो गया. ये सारे के सारे जो हैं हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं. एक बार फिर से, राइट. तो एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर्स, आउटर स्पेस, दीज आर ऑल ग्लोबल कॉमन्स. Cooperation over the global common is not easy. There have been many path-breaking agreements such as 1959 अंटार्कटिका ट्रीटी. अब देखिए, इनमें इस बात को लेकर कॉमन एक प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं है. बहुत सारी ट्रीटीज़ हो चुकी हैं इस रिगार्ड में कि कॉमन जो है एजेंडा बन जाए इनके प्रोटेक्शन और इनकी गवर्नेंस के लिए, लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप नहीं हुआ. शुरुआत हो गई 1959 से अंटार्कटिका ट्रीटी से, फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, उसके बाद आपका आ गया अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991 में. मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है इन ट्रीटीज़ में? रिलेटिंग टू द डिफ़िकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस. एक सहमति जो है वो नहीं बन पाती है. ठीक है, सब अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग उनकी प्रायोरिटीज़ है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस है वो वेग है ना, एंड टाइम फ्रेम्स अलग अलग है. In the sense, the discovery of ozone hole over the Antarctica in the mid-1980s revealed the opportunity as well as danger inherent in tackling global environment problems. तो 1980s में जब ये अंटार्कटिका के ऊपर ये आप कह सकते हो ओजोन होल दिखा, उसके बाद से जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस और प्रायोरिटीज़ को सीरियसली लिया गया. सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस, अगर हम बात करें, आउटर स्पेस की बात करें, as global common shows that the management of these areas is thoroughly influenced by north south inequalities. ये भी नॉर्थ और साउथ इनइक्वालिटी से भरा पड़ा है. क्यों? as with the earth atmosphere and the ocean floor, the crucial issue here is the technology and industrial development. This is important because the benefit of exploitative activities outer space are far from being equal either for the present or the future generation. ठीक है, चाहे आप ओपन स्पेस की बात करें, ग्लोबल स्पेस की बात करें, या ओशन फ्लोर्स की बात करें. ठीक है, या फिर हम अंटार्कटिका की बात करें. इन सब इश्यूज़ पे जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो इनइक्वल है, क्योंकि ज़्यादातर जो नुकसान इन एरियाज़ में पहुंचा है वो बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है. इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो सहमत नहीं है उनके एजेंडा से या उनकी अप्रोच से, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है वो बंद कर दी जाए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जबकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी प्रायोरिटी है डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. ये हम पढ़ने वाले हैं. तो इसी बात को लेकर जो एक बड़ा स्टेप था, सिग्निफिकेंट था, वो था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने बात की कि जो हम बात अभी भी कर रहे थे कि
अलग अप्रोच है दोनों कंट्रीज की, दोनों कैटेगरी ऑफ कंट्रीज की, दोनों ग्रुप ऑफ कंट्रीज की, नॉर्थ एंड द साउथ की। जो डेवलप कंट्रीज हैं नॉर्थ की, दे वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जो हमारी नॉर्थ की जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या कहती हैं, दैट जो ये इन्वायरमेंटल इशू है ना, ये सब लोगों के लिए एक एक बराबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सब लोगों के लिए, सब लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एक बराबर रिस्पॉन्सिबल है और एफर्ट्स भी सबको एक बराबर करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें साउथ की, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कहती है मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द साउथ। South says that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries. If they have caused more degradation, they must also take more responsibilities. वो कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा तुमने डेवलपमेंट की, सबसे पहले तुमने डेवलपमेंट की, और जब तुमने डेवलपमेंट की तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी तुमने पहुंचाया, इसलिए जो तुमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उसकी जो कीमत है वो भी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ज़्यादा आप लोगों की बनती है, हमारी कम। मोरओवर द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे हमने बात की थी कि जो और बड़ी बात यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, और इसलिए वो उनके ऊपर सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती जैसे कि आप डेवलप कंट्रीज पे लगा सकते हो। ठीक है ना, हम लोगों को तो अपनी डेवलपमेंट भी करनी, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी हमारे को डेवलपमेंट करने के लिए। दस अ स्पेशल नीड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। हाँ ना, इसलिए हमारे को स्पेशल नीड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें, और एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ उसको देखते हुए बनाए जाए। Thus this argument was accepted in the Rio summit, और इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया in the Earth Summit 1992, and this principle was called common but differentiated responsibility। ठीक है, तो मतलब इस इशू को एक्नॉलेज किया गया और इसको नाम दिया गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। ठीक है ना, हम सब जिम्मेवार हैं इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन अलग अलग तरह से जिम्मेवार हैं। The relevant part of the Rio's declaration says that the state shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contribution of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibility. The developed countries acknowledge their responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and the technological and financial resources they command। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कंट्रीज से कि जिस तरह के उनके पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, और जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। 1992 में ये जो यूनाइटेड नेशन था, इसका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने क्या कहा, दैट द पार्टीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ने वही बात हाईलाइट की जो कि रियो डी जेनेरो वाली बात थी कि हमारी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पार्टीज टू द convention agreed that the largest share of historical and current global emissions of the greenhouse gases has originated in the developed countries. It was also acknowledged that per capita emission in the developing countries are still very low। तो इसमें माना गया कि जो हिस्टोरिकली जो और करंट जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन जो है सबसे ज़्यादा कौन, डेवलप कंट्रीज़ कर रही हैं। और दूसरा, आज भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो एमिशंस हैं वो अभी भी डेवलप कंट्रीज से कम है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में अभी भी एमिशंस उससे कम है, इसीलिए एमिशन नॉर्म्स हम वो फॉलो नहीं कर सकते जो डेवलप कंट्रीज फॉलो करती हैं या जो उनके ऊपर इम्पोज्ड हैं। देयरफॉर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, इसलिए जो ये डेवलप कंट्रीज हैं इनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल से। Kyoto Protocol is an international agreement setting targets for industrial countries to cut their greenhouse gas emissions। Kyoto Protocol क्या है? इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो सेट करता है कि एमिशन नॉर्म्स क्या होंगे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में। ठीक है, एमिशन नॉर्म मतलब जो भी स्मोक और इस तरह की चीज़ें, ये जो ऑटोमोबाइल्स का स्मोक है या इंडस्ट्रीज का स्मोक है, इसको किस जो रिलीज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट में।
क्योंकि इनमें कुछ बड़ी डेंजरस गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्लोबल वार्मिंग. The rise in the global temperature which may have catastrophic consequences for the life on earth, जो हमारी लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक हो सकते हैं. So the Kyoto Protocol was agreed in 1997 in Kyoto in Japan. ये Kyoto Protocol agree कर दी गई जापान में 1997 on the principle set on by out in United Nations Framework Convention on Climate Change. तो that's it. इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया. अगले वीडियो में बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की. तब तक अपना ख्याल रखें, स्टडी करें, और अगर कोई आपका कमेंट है या कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच.